नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम जेंडर यानी कि लिंग के बारे में समझेंगे। हिंदी में जिसे हम लिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसके लिए दो वर्ड्स आते हैं, एक है सेक्स और दूसरा है जेंडर। दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो एक जैविक रचना है, यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं पर आधारित है। वहीं जो जेंडर होता है वो जैविक अंतरों पर आधारित सामाजिक रचना है, यानी कि पुरुष समाज में कैसे व्यवहार करेंगे, समाज में पुरुषों के लिए क्या मानक है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और स्त्रियों के लिए समाज के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें जेंडर के अंदर परिभाषित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जहां भी लिंग के बारे में बात करेंगे तो वो जेंडर से संबंधित होगा। अब समझते हैं जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स के बारे में। कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर के बारे में जैसा खुद में फील करता है, उसकी जो सेल्फ परसेप्शन होती है अपने जेंडर के बारे में, उसे ही उसकी जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। पुरुष या महिला के रूप में स्वयं की व्यक्तिगत अवधारणा को जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान कहते हैं। कोई भी बच्चा जब 3 वर्ष की आयु का हो चुका होता है, लगभग तब तक में ही उसकी जेंडर आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो चुकी होती है, यानी कि वो मैस्कुलिन फील कर रहा है या फेमिनिन फील कर रहा है, ये तब तक ही स्टैब्लिश हो चुकी होती है उसके माइंड में। जेंडर आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में, फॉर्म करने में दो चीजों का योगदान काफी प्रमुख होता है। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जैविक कारक, और दूसरा है सोशल फैक्टर यानी कि सामाजिक कारक। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या हैं? किसी भी व्यक्ति की जो आनुवंशिक संरचना होती है, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप होता है, उस व्यक्ति में जो प्रसव पूर्व और जन्म के बाद अलग अलग हार्मोन्स का लेवल होता है, वो डिटरमाइन करता है कि वो व्यक्ति किस जेंडर का होगा, यानी कि उसकी जो फीलिंग होगी अपने जेंडर के बारे में वो कैसी होगी। मेल जेंडर की फीलिंग होगी या फेमिनिन जेंडर की फीलिंग होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्त्री है और कोई पुरुष है। दोनों के व्यवहार का जो एक मूलभूत अंतर होता है, स्त्रियों में मातृत्व की भावना होती है ज्यादा और पुरुषों में एग्रेसिवनेस की भावना होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ समाज के द्वारा तय किया गया कंस्ट्रक्ट है, नहीं। अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत हद तक निर्धारित करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर को। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स का अलग अलग लेवल ये तय करता है कि कोई भी व्यक्ति मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, उसमें पुरुष वाला स्वभाव विकसित होगा या स्त्रियोचित स्वभाव विकसित होगा। तो ये तो थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके बाद आते हैं सोशल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक कारक, और यहीं पर बात आती है जेंडर रोल्स की। परिवार और समाज के द्वारा जो लिंग आधारित व्यवहार तय किया जाता है उसे हम जेंडर रोल्स कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि पुरुष है तो वो समाज में कैसा व्यवहार करेगा, यदि वो स्त्री है तो समाज में उसका व्यवहार कैसा होगा, इसे कौन निर्धारित करता है? इसे परिवार और समाज ही निर्धारित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर रोल्स कहते हैं। समाज में कुछ प्रचलित अवधारणाएं होती हैं कि पुरुष कैसा व्यवहार करेंगे और स्त्रियां कैसा व्यवहार करेंगी। जैसे कि कोई पुरुष यदि पब्लिकली कहीं रोता है तो इसे गलत माना जाता है कि रोना जो है वो स्त्रियों का गुण है, पुरुष जो है वो पब्लिकली नहीं रो सकते हैं, ऐसा समाज मानता है। ऐसे ही स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवहार निर्धारित कर दिए गए हैं इस समाज में। इन्हें ही जेंडर रोल्स कहा गया है। फ्रांस की एक फेमिनिस्ट हुई हैं, इनका नाम आप खुद पढ़ लेना। इनका कहना था कि वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन, यानी कि कोई भी स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती है बल्कि समाज उसे स्त्री बना देता है। हालांकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स का जो रोल होता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां किस चीज की बात की जा रही है? सामाजिक फैक्टर्स यानी कि सोशल फैक्टर्स की। इसके बाद समझते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को। रूढ़िवादिता किससे कहते हैं? कोई भी ऐसा पूर्व कल्पित विचार जिसका कि कोई तार्किक प्रमाण न हो उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा विचार जो सदियों से चला आ रहा हो, परंपरा में जो बहुत पहले से शामिल हो और जेनरेशन बाय जेनरेशन वो ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन इसका कोई लॉजिकल एविडेंस ना हो, तार्किक प्रमाण ना हो, ऐसे विचारों को हम स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता कहते हैं। और रूढ़िवादिता मन के चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर पाई जाती है, यानी कि माइंड के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर स्टीरियोटाइप प्रेजेंट होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कारक है परिवार, फिर है समाज एवं संस्कृति यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर, फिर है पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, और उसके बाद है मीडिया।
सबसे पहले परिवार में ही ये तय हो जाता है कि पुरुषों के लिए कौन सा व्यवहार उचित है और स्त्रियों के लिए कौन सा व्यवहार उचित है। कोई भी जो मेल चाइल्ड होता है उसके लिए खिलौने अलग अलग तरह के आते हैं और जो फीमेल चाइल्ड होती है उसके लिए खिलौने अलग अलग तरह के आते हैं। दोनों के व्यवहार को अलग अलग तरीके से परिवार में समझाया जाता है। यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो कहां से शुरू हो चुका होता है, फैमिली से ही शुरू हो चुका होता है। इसके बाद जो सोसाइटी और कल्चर है वो भी क्या करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाता है। यानी कि समाज और संस्कृति में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के व्यवहार पहले से ही सुनिश्चित कर दिए गए हैं और ये बच्चों के मन में शुरू से ही बिठा दिए जाते हैं। फिर बात आती है पाठ्यचर्या की, यानी कि करिकुलम की। इसका भी बहुत बड़ा रोल है जेंडर स्टीरियोटाइप को एस्टैब्लिश करने में। अपने बुक्स में देखा होगा, किताबों में दिखाया जाता है ऐसा कि घर में जो माँ होती है वो खाना बनाती है और घर के काम करती है और जो पिता होते हैं वो बाहर के काम करते हैं। तो बच्चों के मन में शुरू से ही एक अवधारणा बनती चली जाती है कि पुरुषों का काम घर से बाहर का होता है और घर के अंदर के सारे काम स्त्रियों के होते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं करिकुलम में, पाठ्यचर्या में भी काफी डीप तक शामिल हो चुकी हैं। और फिर आता है मीडिया, जो कि अभी के समय में सबसे बड़ा फैक्टर है जेंडर स्टीरियोटाइप को एस्टैब्लिश करने में। जब आप अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो तो वहां पर यह दिखाया जाता है कि कौन से काम स्त्रियों के लिए हैं और कौन से काम पुरुषों के लिए हैं। जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर का जो भी ऐड आता है, सर्फ का प्रचार आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा का, तो उसमें कभी भी आप किसी मेल को नहीं देखोगे एडवर्टाइज करते हुए। वहां सबकॉन्शियसली यह दिखाया जा रहा है आपको कि ये जो भी घरेलू काम होते हैं वो किसके होते हैं, स्त्रियों के होते हैं। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये सब क्या करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। अब समझते हैं जेंडर बायस, यानी कि लैंगिक पक्षपात या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को। किसी भी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना लैंगिक पक्षपात या फिर जेंडर बायस कहलाता है। इसकी जो मुख्य वजह है वो जेंडर स्टीरियोटाइप ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके मन में सबकॉन्शियसली ये चीज बिठा दी जाती है समाज के द्वारा कि कौन सी चीजें स्त्रियों के लिए हैं और कौन सी चीजें पुरुषों के लिए हैं, कौन सा व्यवहार स्त्रियों के लिए सही है और कौन सा व्यवहार पुरुषों के लिए सही है। तो इन्हीं बिलीव्स के आधार पर हम व्यवहार करते हैं समाज में और इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात परिलक्षित हो जाता है हमारे व्यवहार में। इसी पक्षपात को जेंडर बायस कहा जाता है। टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करें कि क्लास में कोई भी बच्चा जेंडर बायस का शिकार ना हो। एजुकेशन में जो कुछ जेंडर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, यानी कि शिक्षा में जो लैंगिक मुद्दे होते हैं, इनका प्रभाव हम दो स्तरों पर बहुत ज्यादा देख सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव देखते हैं करिकुलम में, यानी कि पाठ्यचर्या में, और दूसरा प्रभाव हम देख सकते हैं टीचिंग यानी कि शिक्षण में। करिकुलम में इसका प्रभाव मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुक्स में कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि कौन सा व्यवहार स्त्रियों के लिए सही है और कौन सा पुरुषों के लिए। हालांकि अब करिकुलम में बहुत सारे अपडेट्स किए जा रहे हैं और किताबों में ऐसी चीजों को शामिल किया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो बाहर का काम कर रही हैं और जो पिता है घर में या जो भाई है वो घर का काम कर रहा है। ये किस लिए है? ये इस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए है, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए है जिसमें लोग ये मान बैठे हैं कि जो बाहर का काम है वो सिर्फ पुरुषों का है और घर का काम स्त्रियों का है। तो इस रूढ़िवादिता से बाहर लाने के लिए ही किताबों में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं। और आप स्कूल में जब एक्टिविटीज को देखते हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट हो रहा है या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो वहां भी आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को देख सकते हो। जैसे कि स्टेज पर जो गाने का प्रोग्राम होता है, स्वागत गान होता है, वो लड़कियां गाती हैं, और जो फुटबॉल क्रिकेट जैसे गेम्स होते हैं उसमें ज्यादातर बॉयज ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा टीचिंग में, यानी कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप दिख जाता है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो भी तो इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट्स हैं ना। उनका जो मन है, उनके मन का जो विकास हुआ है वो भी इसी समाज में रहकर हुआ है, और समाज की अवधारणाएं, समाज की जो रूढ़िवादिता है वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में बसी हुई होती है। शिक्षक आमतौर पर जो बॉयज होते हैं उनको ज्यादा लॉजिकल मानते हैं, उनको ज्यादा रेशनली करेक्ट मानते हैं, और गर्ल्स को ज्यादा लॉजिकल नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स किया करते हैं। तो शिक्षकों को अपनी टीचिंग में कुछ अपडेशन लाने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता होती है कि शिक्षक कक्षा में कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को बल मिले। कक्षा में बॉयज और गर्ल्स के साथ टीचर्स का बिहेवियर एक जैसा हो, यह इंश्योर करना टीचर्स का काम होता है। तो ये थी कुछ बातें जेंडर के बारे में। हर एक साल सीटेट के एग्जाम में जेंडर पर 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं,
तो ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।